हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं डियर। बिल्कुल, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद डियर, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय शहीद। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 75th रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज का सेशन शुरू करने वाले हैं डियर। बात हो रही है गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? जो हमारा संविधान है उसको इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 से। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। गण मतलब लोग, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक सिस्टम, एक तंत्र, यानी जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान का मतलब है हमारे काम करने की प्रक्रिया। जिस तरह से हम, हमारे लिए जो कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहां पर हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो डियर, बात आती है एक देश की, एक राष्ट्र की। एक देश या एक राष्ट्र हम किसे कहते हैं? बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। चार चीजें होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं एक कंट्री को, एक देश को। जो भी देश होता है उसकी एक फिजिकल बाउंड्री होती है, उसकी एक फिजिकल बाउंड्री होती है, और उस फिजिकल बाउंड्री को, उस फिजिकल बाउंड्री में रहने वाले कुछ लोग होते हैं। और वो लोग जब क्या होते हैं? वो लोग जब, जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुनी हुई एक सरकार होती है। और जब वो चुनी हुई सरकार क्या होती है? सोवरेन होती है। जब वो चुनी हुई सरकार सोवरेन होती है, तब वो देश क्या कहलाता है? वो राष्ट्र या एक देश कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि एक देश अपने निर्णय को लेने में सक्षम है ना। वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। जैसे राजा महाराजा पहले संप्रभु हुआ करते थे। राजा जो आदेश कर देता था, फाइनली वो मानना ही मानना पड़ता था वहां की जनता को। अब राजा अगर अच्छा आ गया तो राज्य का कल्याण होगा, अगर राजा अच्छा नहीं रहा तो राजा अपने आधार पर, यानी अपने खजाने मजबूत करेगा, है ना। लेकिन जब हम सिविलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े, तो हमने इस पर ध्यान दिया और हमने जो संविधान बनाया, जो हमारे संविधान वेत्ताओं ने संविधान तैयार किया, उसको कुछ इस तरह से तैयार किया कि संप्रभुता किसी एक हाथ में नहीं दी गई। संप्रभुता किसके पास है? देश की जनता के पास। क्योंकि देश की जनता के द्वारा, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश का हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी हम अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद को चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं, जो हमारी संसद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता किसके पास? देश की जनता के पास। देश की जनता के पास से फिर ये किसके पास गई? संसद के पास। और संसद में संप्रभुता आ गई तो आप जानते ही हैं, हमारी संसद से लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, है ना, इनके द्वारा जब कोई बिल पास होता है पूर्ण बहुमत के साथ, तब वो आगे किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास।
तो फिर संप्रभुता किसके पास जाती है संसद से? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट जब किसी बिल पर साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, और वो जो कानून होता है फिर वो संप्रभुता किसके पास आ जाती है? देश की जनता के पास, कि ये जो बना हुआ कानून है ये अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो देश की जनता इसके अगेंस्ट कहां जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट, कि ये जो कानून है ये हमारे फंडामेंटल राइट के क्या है? अगेंस्ट है। तो संप्रभुता फिर फाइनली किसके पास जाती है? यानी प्रेसिडेंट के बाद फिर किसके पास आ गई? देश की जनता के पास, एंड अगेन फिर किसके पास गई? सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें देखता है कि अगर जो कानून है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसे नल एंड वाइड करार दे दिया जाता है, और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है तो फिर उसे एप्लीकेबल रखा जाता है। तो ये एक डेफिनेशन निकल कर आती है एक राष्ट्र की, एक देश की, कि एक देश की फिजिकल बाउंड्री होती है, उस फिजिकल बाउंड्री में रहने वाले कुछ लोग होते हैं, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है, उनके द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है वो कैसी होती है? सोवरेन होती है ना। नहीं तो अंग्रेज तो बहुत पहले ही डोमिनियन स्टेटस हमें देना चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? तब फिर इसके बाद में, है ना, तो हमें चाहिए पूरी आजादी, है ना, पूर्ण स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं भाई। आप सभी को जय हिंद, एंड अगेन 75th रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आज का दिन सेलिब्रेट करें। भारत पर्व मनाया जा रहा है 23 जैन से 31 जैन तक। आपको बताया भी था, डिस्कस भी हुआ था, पराक्रम दिवस से शुरू हुआ ये भारत पर्व का सिलसिला। तो चलिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, कि क्या ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे फ्लैग को लेकर हैं, वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, है ना। चलते हैं अपने रिकॉर्ड्स की तरफ, देखते हैं आज के कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे नाम है ना, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम रिकॉर्ड्स की तरफ। फर्स्ट रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है भाई, India made Guinness record for synchronic waving of more than 78,000 national flags. गिनीज रिकॉर्ड है हमारे नाम, एक ही प्लेस पर सबसे अधिक फ्लैग होस्टिंग का। भारत ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है, स्टैटिक पार्ट है। कब ये रिकॉर्ड बना, कैसे बनाया गया, सारी चीजों पर हम वन बाय वन क्रिस्टल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह। भारत ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया हुआ है। रिकॉर्ड कैसे बना, क्या सारे पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। According to the Ministry of Culture, India entered the Guinness Book of World Record by simultaneously waving 78,220 flags at the वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के दिन ये रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, वीर कुंवर विजयोत्सव के दिन ये रिकॉर्ड बनाया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये नाम कब दर्ज हुआ है, किस डेट में हुआ है, सारे पॉइंट और फैक्ट्स हम देखेंगे, है ना। एक बार फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, जो भी आप ग्रुप में ऐड हैं, जो भी ग्रुप है आपके, है ना, तो वहां पर फाइनली फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी पार्टिसिपेंट्स सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडिया एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियसली वेविंग 78,220 फ्लैग वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम इन भोजपुर बिहार। ये रिकॉर्ड डियर कहां बना है, भोजपुर, बिहार के भोजपुर में बना है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, बिहार के भोजपुर में रिकॉर्ड बना है ये। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्लैग कितने आपकी वेविंग हुई है, 78,220 78,220 फ्लैग्स। इंडिया मेड हिस्ट्री एंड एंटर्ड the Guinness Book of World Record by simultaneously waving largest number of national flag. Amit Shah, the Union Home Minister, was present at the historic event. इस इवेंट
के टाइम पर वहां आपके गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। क्या डेट थी, डेट भी हम लोग देखेंगे। तो मोस्ट पीपल वेविंग फ्लैग अकम्प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कॉमेमोरेट आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में लोकल प्लेस का नाम जगदीशपुर है और 23 अप्रैल 2022। तो ये रिकॉर्ड भाई देखो सारे पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। 23 अप्रैल 2022 को ये रिकॉर्ड बना है। कहां पर बना है? बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के लोकल प्लेस जगदीशपुर में। जगदीशपुर में, ठीक है। और किस उत्सव पे बना है? विजयोत्सव मनाया गया है ना। और यहां पर अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। अमित शाह। कितनी वेविंग हुई है? 78,220 फ्लैग्स, ठीक है। विजयोत्सव का भी नाम ध्यान रखना है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो वो विजयोत्सव क्या है? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको डिटेल में ध्यान रखने होंगे, ठीक है। रिकॉर्ड बना कब है? 23 अप्रैल 2022 को। चल, सेम स्लाइड आपकी हिंदी में भी है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद रहे। 78,220 पीपल रहे हैं यहां पर। रेज द नेशनल फ्लैग साइमल्टेनियसली। दालौर ग्राउंड इन बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, दालौर ग्राउंड में रहा है। सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग हिस्ट्री, कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास रच दिया है। 78,220 लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आई होप सारे पॉइंट ये आप बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम चलें। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान हैड प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन 56,000 Pakistanis hosted their national flag at an occasion in Lahore roughly 18 years ago। 18 years ago ये रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान ने। 56,000 पाकिस्तानियों ने एक साथ अपने फ्लैग को क्या किया था? होस्ट किया था, है ना। तो ये रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के पास था। क्लियर है? चल, ऑन 23 अप्रैल 1858 वीर कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं। कौन है ये? कौन है? फॉट हिज फाइनल फाइट नियर जगदीशपुर डिफीटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर रिमूविंग यूनियन जैक फ्लैग फॉर जगदीशपुर फोर्ट। कुंवर सिंह डायड इन सर्विस ऑफ द मदरलैंड। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर के पास लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा हटाने के बाद कुंवर सिंह मातृभूमि की सेवा में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ही 23 अप्रैल का डे क्या किया गया? इस रिकॉर्ड के लिए चुना गया, सिलेक्ट किया गया और फाइनल ये रिकॉर्ड क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1858 आपको ध्यान रखना है। वीर कुंवर सिंह जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी लड़ाई जगदीशपुर के पास लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। यूनियन जैक का झंडा हटाकर कुंवर सिंह ने मातृभूमि की सेवा में शहीद हो गए थे और यह रिकॉर्ड बना 23 अप्रैल 2022 को। आई होप ये पॉइंट आपको पसंद आया होगा और फाइनली आप इस चीज पर सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कहीं भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सेकंड रिकॉर्ड की तरफ। सेकंड रिकॉर्ड किस बात का है? सेकंड रिकॉर्ड है ओवर 50,000 पीपल टू होल्ड 9 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिकलर इन कर्नाटका's धारवाड़ टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी सबसे बड़ा फ्लैग, सबसे बड़ा फ्लैग विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कर्नाटक के धारवाड़ में 50,000 से अधिक लोगों ने 9 किलोमीटर लंबे तिरंगे को पकड़ा। और यह रिकॉर्ड किस डेट में बना यह भी हम आपको बताएंगे। 50,000 से अधिक लोगों ने फ्लैग को होल्ड किया था। 9 किलोमीटर लंबा तिरंगा था, है ना। 9 किलोमीटर लंबा यह तिरंगा था, 50,000 लोगों ने इसको होल्ड किया। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स बनेंगे। Over 50,000 people will carry the 9 kilometer long
9 फीट वाइड, 9 फीट वाइड है, 9 किलोमीटर लॉन्ग है, इन अ स्मॉल तालुका इन हुबलीज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड बना था इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। अब आप समझ सकते हैं भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे है आज, बिल्कुल है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो बना था ये 75th इंडिपेंडेंस डे यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ये रिकॉर्ड बनाया गया था, है ना, 15th ऑफ अगस्त 2022। ये भी रिकॉर्ड हमारा 2022 में ही बना है, 2022 में 15th अगस्त को। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, वो 23 अप्रैल है और ये 15th ऑफ अगस्त है, 2022 है। ईयर सेम है, 75th इंडिपेंडेंस डे। कर्नाटका का धारवाड़, हुबली का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड रिकॉर्ड की तरफ। थर्ड रिकॉर्ड है फ्लैग पोल जो है वो सबसे हाइट पर, सबसे ज्यादा हाइट पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। तो इंडिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा हाइट पर जो फ्लैग है, टालेस्ट फ्लैग पोल है कंट्री का, वो कहां पर है? वो फ्लैग पोल डियर कर्नाटका के बेलगावी में है ना, पहला कर्नाटका के बेलगावी में है जो कि 361 फुट की ऊंचाई पर है। फिर इसके बाद दूसरा जो फ्लैग पोल आता है वो 1 फुट कम है यानी 360 फुट की ऊंचाई पर है, बाघा बॉर्डर, बाघा अटारी बॉर्डर, जो कि हम बात करें अमृतसर में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। बाघा अटारी बॉर्डर जो है वहां पर देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज स्तंभ है, दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज स्तंभ है। सबसे पहला ध्वज स्तंभ सबसे ऊंचा फर्स्ट नंबर पे ध्वज स्तंभ कहां पर है? कर्नाटक के बेलगावी में, 361 फुट की ऊंचाई पर। तो चलिए इस रिकॉर्ड के बारे में भी डिटेल में देखते हैं। कंट्रीज लार्जेस्ट ट्री कलर ऑन द टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट बेलगावी एंड अटारी। बेलगावी और अटारी, सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ पर देश के सबसे बड़े तिरंगे का उद्घाटन बेलगावी और अटारी में किया गया है। बेलगावी 361 फुट है डियर। बेलगावी in Karnataka is officially known as Belgavi, unfurled the tallest national flag of India at Coat Keraleka front, which is the 1 feet taller than 1 is Atari, यानी 1 फुट केवल ऊंचा है बागा अटारी बॉर्डर से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका के बेलगावी में है ये, ठीक है। तो कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखना है जहां सबसे बड़ा फ्लैग है ना, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लैग, 9 किलोमीटर लंबा और 9 फीट चौड़ा, 50,000 लोगों ने उसको होस्ट किया और ये रिकॉर्ड बना 15 अगस्त 2022 को। इससे पहले वाला 23 अप्रैल 2022 को, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक बार से यस कर दें, कमेंट बॉक्स में यस करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद करें, बिल्कुल है ना, फटाफट से जय हिंद करें, फटाफट से जय हिंद करें, ठीक है। चलिए सेम स्लाइड हिंदी में है, नेक्स्ट चले। अटारी बॉर्डर 360 फीट, tallest Indian flag Atari, the national flag mounted atop 360 feet pole with dimension 120 into 80 feet is the India's tallest flag. Country's largest tricolor on the tallest flag post. Tallest flag post has been inaugurated at the Indo-Pak Atari border in Amritsar. ठीक है, बताया आपको पंजाब के अमृतसर में इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है, बाघा अटारी बॉर्डर के नाम से उसे जाना जाता है और वहीं पर ये आपका है, 360 फीट की ऊंचाई पर है, पहला कर्नाटक के बेलगावी में है। चलिए आई होप इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दें और हम लोग चलते हैं अपने सेशन में। सेशन किस तरह से क्या क्या डिस्कशन रहते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लास्ट डे हाइलाइट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर करंट न्यूज की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर राउंड होता है, कंपाइल करंट फैक्ट होते हैं, स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, विनर अनाउंसमेंट एंड टुडे क्विज क्वेश्चन। ये सारे हमारे इवेंट होते हैं, एक एक करके सारे इवेंट होंगे। जो पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं वो ध्यान से समझ लें, ये हमारे इवेंट होते हैं और ये एक एक करके ये सारे इवेंट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे हाईलाइट होगा, फिर करंट न्यूज का पार्ट होगा, फिर रैपिड फायर राउंड होगा, फिर आपका कंपाइल करंट फैक्ट या फिर स्टैटिक जीके में से कुछ होगा, फिर एमसीक्यू अनाउंस होंगे, फिर विनर अनाउंसमेंट होगा और फिर टुडे क्विज क्वेश्चन होगा। ये हमारे इवेंट हैं, ये सारे इवेंट वन बाय वन हम आपके साथ लेकर चलेंगे और इनको आई होप आप एंजॉय करेंगे। एज अ क्लास की तरह नहीं, हम पूरी तरह से क्लास को एंजॉय करते हुए एक खेल की तरह से हम क्लास को लेकर चलते हैं, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाते हुए, जिससे हम बहुत ही आसानी से चीजों को डिस्कस कर सके।
जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल लास्ट तक कनेक्ट रहेंगे, चीजों को सीखेंगे और डेली लाइव सेशन में आने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों के साथ गो थ्रू हो सके। ये सेशन आपके लिए एक ऐसा सेशन है जिससे आप चीजों को बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकें, याद रख सकें। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है अधिक से अधिक न्यूज आप तक पहुंचाई जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और उनको इतना आसान बनाया जाए कि आप बहुत ही आसानी से उनको ध्यान रख सके, रिकॉल कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला लास्ट डे हाइलाइट्स से। लास्ट डे हाइलाइट्स में कल क्या न्यूज रही थी, एक एक करके। भाई सबसे पहली न्यूज हमारी रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी और आज हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं, यानी शाम को 7 बजे कल राष्ट्रपति जी ने हमें सभी को संबोधित किया, देश को संबोधित करते हैं रिपब्लिक डे पर। और अगर हम बात करें हम इंडिपेंडेंस डे की, तो वहां पर जो फ्लैग होस्टिंग रहती है वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा की जाती है इंडिपेंडेंस डे में। रिपब्लिक डे में राष्ट्रपति, है ना, मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन साहब आए हैं, आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वो जयपुर आए और जयपुर में मोदी जी उनके साथ रहे। फाइनली बहुत सारे किलों में और बहुत सारे आपके सांस्कृतिक स्थलों की क्या की है, उन्होंने यात्रा की है। नेक्स्ट न्यूज थी बिल्कुल पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 जनवरी को जयपुर पहुंच चुके हैं। Prime Minister Narendra Modi has termed the 75th Republic Day special, saying this year parade is dedicated to नारी शक्ति। नारी शक्ति को समर्पित है इस बार की परेड। आपके साथ कई बार डायरेक्टली डिस्कस हो चुका है, कल भी ये न्यूज आपके साथ डिस्कस हुई थी। एनसीसी कैडर शामिल हो रहे हैं जिसमें हमारी नारी शक्ति रिप्रेजेंटेशन यानी वुमेन एम्पावरमेंट हम बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट चले तो यूनियन हम बात करें होम मिनिस्टर साहब की, अमित शाह जी की, एड्रेस किया इन्होंने 100th बर्थ एनिवर्सरी प्रोग्राम। कर्पूरी ठाकुर जी, न्यू दिल्ली में ये जो है किया गया है। 24 जैन को कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जन्म जयंती मनाई गई, है ना, जन्म जयंती मनाई गई। राम मनोहर लोहिया जो थे वो इनके गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु थे कर्पूरी ठाकुर जी के। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, आप सभी को पता है ना, डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है और ये इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इनको दिया जा रहा है। ये मरणोपरांत मिल रहा है ना, मरणोपरांत मिल रहा है कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, और भारत रत्न की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन। पद्म विभूषण, पद्म भूषण 3rd नंबर का, पद्मश्री 4थे नंबर का। नेक्स्ट चले हम लोग तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी नेशनल न्यूज है। अंतरिम केंद्रीय बजट डिटेल में कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो अंतरिम केंद्रीय बजट इंटरिम बजट आएगा इस बार क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन ईयर जो होता है वहां पर इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट का मतलब होता है, आपको डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म बजट। जो बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होकर के कुछ कम टाइम पीरियड का होता है उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं, उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं। अब वो इंटरिम बजट अगर 10 महीने का है तब भी इंटरिम होगा, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होकर के जब वो कुछ कम टाइम पीरियड का होता है तो उसे हम इंटरिम बजट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारत ने ओमान के मैस्कट में पूल सी गेम में पोलैंड को हराया। ये न्यूज भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, तो लास्ट डे हाईलाइट का सिलसिला यहीं तक। अब हम चलते हैं करंट न्यूज की तरफ। करंट न्यूज में देखते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, यही वो पार्ट है जो आपको डिस्कशन के साथ नोट करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, डिस्कशन के साथ नोट करने की कोशिश करनी होती है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और फाइनली अपने पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, करंट न्यूज में किस तरह से कैटेगराइज करते हैं जिससे हम न्यूज को आसानी से ध्यान रख सकें। नेशनल न्यूज हो सकती है, ट्रिब्यूट हो सकता है, किसी की बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी होती है तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी डेथ कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या योगदान दिया है, किस क्षेत्र में योगदान दिया है, अगर उनको कोई अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रिब्यूट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन, डिफेंस न्यूज। फिर नेक्स्ट हम चलें तो इंडेक्स एंड रैंकिंग, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट,
आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, जीआई टैग, स्पोर्ट्स, ऑबिचुरी। ठीक है, ऑबिचुरी जिनका भी निधन होता है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर उनको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको ये अवार्ड कब मिला। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपके डिस्कशन के रहते हैं करंट न्यूज में। जो भी डिस्कशन में रहता है ऊपर आपको दिख रहा होता है कि भाई ये न्यूज किस कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है। तो चलिए एंट्री करते हैं अपनी करंट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज हमारी निकल कर आ रही है, नेशनल न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में सफल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम मोदी को बधाई देने का प्रस्ताव पारित किया है। डियर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूनियन कैबिनेट ने पास किया है ये रिजोल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर को इस सफलता के लिए बधाई देने के लिए ये रिजोल्यूशन पारित किया गया है। किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल डियर, बात करें तो ये ऐतिहासिक एक दिन रहा, 22 ऑफ जैन 2024। ठीक है, रामलला विराजमान हुए, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, बधाई दी है मोदी जी को। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। श्री राम जन्मभूमि मूवमेंट सिंगल मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत का एकमात्र ये मूवमेंट रहा जो कि अक्रॉस द कंट्री लोगों को कनेक्ट करता था, इन्वॉल्व थे इसमें ऑल ओवर देश के लोग। ही एडेड दैट द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हेल्ड इन अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी अयोध्या में रही, आपको पता ही है, हैज बिकेम अ मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू इरा एंड सेटिंग न्यू नैरेटिव। न्यू एरा और न्यू नैरेटिव के साथ फाइनली ये एक शुरुआत हुई है, एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक नए भारत की शुरुआत हुई है, एक नए आत्मनिर्भर भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की मानसिकता को ऑल ओवर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये न्यूज एज अ इंफॉर्मेशन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, है बहुत ही सिंपल, आपको पता है सारी चीजें, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना पता हो। लेकिन यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो ये अप्रूवल एक रेजोल्यूशन पास किया गया, तो ये इसलिए यहां पर ये डिस्कस किया गया जा रहा है। ठीक है, सेम स्लाइड हिंदी में है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, एवरी ईयर 24 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया। हर साल 24 जनवरी को दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको डेज बिल्कुल ध्यान रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना हमने इसको शुरू किया इस डे को, हम सारी चीजें वन बाय वन देखने वाले हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 ऑफ जैन, 24 ऑफ जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2008 से डियर इसको मनाना शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसका अप्रूवल दिया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2008 से हुई है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कब से ये डे हम मनाते चले जा रहे हैं, 2008 से। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने के लिए है। महिला का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कौन है, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, आप सभी बताएंगे, है ना, आप सभी फटाफट से बताएंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 से मना रहे हैं, 24 ऑफ जैन को मनाते हैं। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, ध्यान रखने हैं आपको। इंदिरा गांधी टुक ओथ, भाई ये डे मनाया क्यों जाता है, 24 ऑफ जैन को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, इन्होंने जो शपथ ली थी वो 24 जनवरी 1966 में ली थी। 24 जैन 1966 ये भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, है ना, वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और 24 जैन 1966 हेंस 24 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया। तो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए हम 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, इसलिए 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल इतना क्लियर हो रहा होगा, इतना क्लियर हो रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दो, है ना। सेशन लाइक करते चलो, अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है डियर, चलिए
नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, आपके साथ ये डे डिस्कस भी हो चुका है, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, इस वजह से एंड अगेन हम आप इस डे को लेकर आए। ये डे डिस्कस कब हुआ था पता है आपको? ये 23 ऑफ जैन या 22 जैन को शायद डिस्कस हुआ था। हरियाणा जो है नेशनल वोटर्स डे के दिन जो है इसने क्या किया, इसने प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज कराई हैं हरियाणा राज्य ने, और इसको सेलिब्रेट करने की बात की है। ऐसे प्रतियोगिताएं और बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस डे को सेलिब्रेट किया जा सके। हरियाणा राज्य है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है ना। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे की जो थीम रही है वो क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये आपके साथ डिस्कस भी हो चुका है। ऑन दिस डे इन 1950, डियर ये 1950 से अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एग्जिस्टेंस में आया कब? 1950 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टेंस में आया वो कब आया? 1950 में आया। तो 1950 में आज ही के दिन भारतीय चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। एक्टर, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी निकल कर आ रहे हैं। एक्टर पंकज त्रिपाठी को डिक्लेयर किया गया नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन किसे डिक्लेयर किया गया है, किसे डिक्लेयर किया गया है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट निकलकर, इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को। भाई मैथिली ठाकुर को यहां पर क्यों अपॉइंट किया गया है, क्या पॉइंट है यहां पर, क्यों ये नाम डिस्कस हो रहा है आपके साथ, इसकी भी हम बात करें तो मैथिली ठाकुर, इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार। बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है मैथिली ठाकुर को, जो कि एक गायिका है, आप सभी जानते हैं मैथिली ठाकुर। और पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन है, स्टेट आइकन ऑफ बिहार मैथिली ठाकुर। सेम स्लाइड आपकी हिंदी में अवेलेबल है। पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकन, नेशनल आइकन और स्टेट आइकन ऑफ बिहार मैथिली ठाकुर। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मिशन 929। अब भाई ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन 929 टू टेक वोटिंग परसेंटेज मोर देन 90% इन त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला। ठीक है, अगरतला इसकी राजधानी हो जाएगी। और अगरतला, त्रिपुरा में 90% से ज्यादा की वोटिंग के लिए मिशन लॉन्च किया गया, मिशन 929। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, मिशन 929 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया, किस राज्य के लिए लॉन्च किया गया है? मोर देन 90% वोटिंग के लिए त्रिपुरा। और किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। क्लियर है इतनी बात आप सभी को? चलिए आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा और आप इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे, है ना। शॉर्ट पॉइंट बिल्कुल नोट करते हुए चला करिए जिससे आपको आसानी से उनको रिवाइज कर सकें, ध्यान रख सकें। बात करें इलेक्शन कमीशन की या इलेक्शंस की, ये हमारे आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी बात की गई है। 324 से 329 पार्ट कौन सा है? पार्ट है आपका 15th। ठीक है, भाग 15 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 324 है। 324 आर्टिकल जो है इसमें किसकी बात की गई है? सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सेम स्लाइड हिंदी में है। त्रिपुरा में मतदान को 90% से अधिक ले जाने के लिए मिशन 929। 324 आर्टिकल जो है इसमें चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात करें डियर, कुछ स्टैटिक पॉइंट। क्रिएशन कब हुआ? 25 जैन 1950 को। तभी हम डे 25 जैन को ही नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सुकुमार सेन, फर्स्ट हमारे जो यहां पर थे वो सुकुमार सेन जी थे। राजीव कुमार एज द करेंट 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं डियर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कौन है? आपको इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, राजीव कुमार। और किस नंबर के हैं? 25th हैं, 25th हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए भाई, यहां पर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सिंगल वन एक होते हैं, इसके बाद में यहां पर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो बताइए इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, फटाफट आप सभी बताएंगे कितने होते हैं, और अगर नाम पता है तो फटाफट से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ होते हैं, और इनका नाम क्या है, ये भी अगर आप बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बताएं इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स। तो डियर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं ये दो होते हैं, है ना। अब ये दो कौन कौन है भाई, एक तो है आपके अरुण गोयल, अरुण गोयल, और एक है आपके अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने, ये तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने होंगे, ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अनूप चंद्र पांडे जी, अरुण गोयल, ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दो, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं होना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो राजीव कुमार जी हैं, और ये किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, 25th इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, चलिए आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, सेम स्लाइड हिंदी में अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हमें देखने को मिली है, ये देखने को मिली है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। राज्य के खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जा चुका है आयोजित, तभी हम न्यूज में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो ये आयोजित किया जा चुका है, सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल्ड एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी जी, विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, है ना। प्रहलाद जोशी ने समारोह की अध्यक्षता की है, चेयरमैनशिप किसने की है, प्रहलाद जोशी, जो कि हमारे क्या हैं, केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी ने समारोह की क्या की है, अध्यक्षता की है। दूसरे नंबर का राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन ये रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो डॉक्टर मोहन यादव जी रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, मोहन यादव प्रेजेंट मध्य प्रदेश के क्या हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वन क्षेत्र, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, है ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी भाई इसी से रिलेटेड आ रही है। कैबिनेट ने 2028-29 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है ना। टू कोल गैसिफिकेशन प्लांट, 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए कौन से 2 राज्य हैं जहां पर कोल गैसिफिकेशन प्लांट ओपन करने की, स्थापना करने की, स्टैब्लिश करने की मंजूरी दी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसे, और ये जो है कहां पर ओपन किए जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। और कितने मीट्रिक टन कोयला के गैसीकरण के लक्ष्य को टारगेट रखा गया है, 100 मीट्रिक टन। ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी सेड दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर सीआईएल और गेल, सीआईएल और गेल दोनों ही मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर इन्होंने साइन अप किया है। ज्वाइंट वेंचर है फॉर द प्रपोज्ड कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस एट सोनपुर बाजारी एरिया ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो लोकल प्लेस का नाम है वो है सोनपुर बाजारी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में लोकल प्लेस का नाम है सोनपुर बाजारी, एरिया ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, विल बी
अमाउंट कितना रखा गया है? 13,052 करोड़ रुपीस। ठीक है, कितना अमाउंट है? 13,052 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा गया है कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए। सीआईएल और गेल के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है जिस पर ये मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट भी आपको ध्यान रखना होगा। वेस्ट बंगाल का सोनपुर बाजारी एरिया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। डन है इतना सभी का? आई होप यहां तक आप बिल्कुल अच्छे तरह से सारी न्यूज को समझते हुए चल रहे होंगे, नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई वेस्ट बंगाल की। अब हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ, देखते हैं उड़ीसा में भाई कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है। मिस्टर जोशी, प्रहलाद जोशी इन्फॉर्म किया है दैट फॉर सीआईएल और भेल, देखो यहां पर जो था ज्वाइंट वेंचर वेस्ट बंगाल के लिए वो सीआईएल और गेल के बीच था, और यहां पर जो है वो सीआईएल और भेल के बीच है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, सीआईएल और भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर फॉर द प्रपोज्ड कोल टू अमोनियम नाइट्रेट, यहां पर कोल टू अमोनियम नाइट्रेट है, और वहां पर क्या था भाई? वहां पर क्या था? अभी जस्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया, कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस। कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस है, और यहां पर जो प्रस्तावित है वो क्या है? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट एट महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। कहां पर भाई? महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड इन जारासुंगडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। जारासुंगडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखना है, जारासुंगडा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा देखो, बात हो रही यहां महानदी रिवर की। महानदी रिवर के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही फेमस जो है सिटी है, उसका नाम बताओ। महानदी किस शहर के किनारे है? बहुत सारे शहर होंगे लेकिन एक पॉपुलर सिटी है कटक, है ना? कौन सा सिटी है आपका? कटक। कटक किस नदी के किनारे पर है? महानदी के किनारे पर है। ठीक है, जारासुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल टू अमोनियम नाइट्रेट ये प्रपोज किया गया है। सीआईएल और भेल का ज्वाइंट वेंचर है। अमाउंट कितना है भाई? 11,782 करोड़। ये अमाउंट भी आपको ध्यान रखना होगा, 11,782 करोड़ का अमाउंट है जो यहां पर सैंक्शन किया गया है। सेम स्लाइड हिंदी में है। उड़ीसा के जारासुगड़ा जिले में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रस्तावित कोल टू अमोनियम नाइट्रेट के सीआईएल और भेल के संयुक्त उद्यम के लिए 11,782 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे? खर्च किए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो फटाफट भाई नोट करते चलना, है ना? हम लोग इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या कहने वाली है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है भाई, स्टेट न्यूज की कैटेगरी में इसको रखा गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट सेलिब्रेटेड द 75th फाउंडेशन डे, भाई 75वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश ने। कब? 24 ऑफ जैन को। 24 ऑफ जैन तो बहुत सारे दिनों के साथ बिल्कुल रहा, है ना? 24 ऑफ जैन नेशनल वोटर्स डे भी है और यूपी का स्थापना दिवस भी है। इससे पहले का दिन पराक्रम दिवस है ना? और 24 ऑफ जैन और क्या है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्या था? कौन सा डे था? क्या 24 जैन ही था? बताएं, है ना? तो 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, है ना? इसी के साथ ही देखो, इसका अनाउंसमेंट 24 जनवरी जो है यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यूएई ने भी क्या राम दिवस के रूप में कनाडा ने घोषित किया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल कर आए हैं, और यूएई ने इसको क्या किया है? एक सेलिब्रेट किया प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को। ठीक है, चलिए, बिफोर 1950 से पहले अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश जो जाना जाता था वो यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, सोवियत प्रांत के नाम से जाना जाता था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1 अप्रैल 1937। ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध के नाम से फाइनली इसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया गया था, जो कि अब यूपी के नाम से जाना जाता है 1950 से पहले। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, सोवियत संघ बोलते थे, संयुक्त प्रांत, है ना? 1950 के पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के तौर पर स्थापित किया गया था। और इन प्रेजेंट आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं यो योगी आदित्यनाथ जी हैं।
आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ की गवर्नर हैं, है ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इट वॉज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंस, बट इन 1950 इट्स नेम वॉज चेंज्ड टू उत्तर प्रदेश। यानी आजादी के बाद 1950 में इसका नाम चेंज होकर उत्तर प्रदेश हो गया। ब्रिटिश काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। द सेलिब्रेशन ऑफ यूपी डे स्टार्टेड इन 2017। भाई 2017 से हमने ये दिन मनाना शुरू किया है। यूपी का जो स्थापना दिवस है यूपी डे के नाम से हमने सेलिब्रेट इसको करना कब से शुरू किया है? 2017 से। When चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये एग्री किया, इन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ था। मुंबई के बीजेपी लीडर हैं राम नाईक, है ना, मुंबई के बीजेपी लीडर राम नाईक के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया। तो तब उसी को सहमति देते हुए, उसी से एग्री होते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से इस डे को मनाना शुरू कर दिया। फाइनली इसे अनाउंस कर दिया, सेलिब्रेटिंग यूपी डे ऑन 24 जैन एवरी ईयर हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। अब देखो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए यूपी डे हम कब मनाते हैं? 24 जैन को। कब से मनाना शुरू किया है? 2017 से हमने इसे मनाना शुरू कर दिया था। कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले। VBSY, भाई VBSY क्या है बताएगा कोई? VBSY बहुत डिटेल में डिस्कस होता चल रहा है भाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा। और ये यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है लद्दाख से। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है बोथ डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहां पर, विद 100% सैचुरेशन के साथ। डिफरेंट सेंट्रली वेलफेयर स्कीम, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम है, यानी हमारी केंद्र सरकार की ये वेलफेयर स्कीम है टू अनरीच्ड पीपल। यानी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो लोगों की पहुंच तक नहीं होती हैं, वहां तक इनको पहुंचाया जाए, है ना, बताया जाए, अवेयर किया जाए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा लद्दाख के दोनों जिलों में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। वंचित लोगों तक विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं को 100% पहुंचाया गया है। कुछ और पॉइंट्स देखें भाई। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं डॉक्टर BD मिश्रा जी हैं, has motivated the official involved in the यात्रा for successfully completing in 95 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है इन लेह डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द बोन चिलिंग विंटर मंथ्स। भाई इनका कहना है कि हड्डी तक कड़का देने वाली ठंड में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये कंप्लीट हुई है। 95 ग्राम पंचायतों तक फाइनली इसने सफलतापूर्वक अपने जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको क्या किया है? 100% कवर किया है। 100% कवर किया है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर BD मिश्रा। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? फटाफट से बताओ, कहीं ना कहीं डिटेल में बने रहते हैं हम लोग, डिस्कस करते रहते हैं, कोई भी न्यूज करते हैं तो उनका नाम बिल्कुल निकल कर आता है ना। क्या नाम है भाई? मनोज सिन्हा, है ना। मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, नेशनल न्यूज में आएगी ये भी, अवार्ड एंड ऑनर्स में कंसीडर किया गया है, नेशनल न्यूज में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा, ठीक है, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया। 23 जैन पराक्रम दिवस के दिन यह अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड इस बार गृह मंत्रालय द्वारा किसको सेलेक्ट किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया गया है ना। 24 में अवार्ड दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया है, सुभाष चंद्र बोस डाइजेस्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस डाइजेस्टर मैनेजमेंट अवार्ड के नाम से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देखते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट आएंगे। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। एयर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट करता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। रिकॉग्नाइज फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन ग्लोबल क्राइसिस, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आती है तो फाइनली ये हेल्प करने वहां पहुंच जाता है। एयर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसे एरियाज जैसे भाई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर आपका
क्या हो गया, सुनामी आ गई है ना, या फिर कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स जो आते रहते हैं, फाइनली उसके लिए ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल हमेशा तत्पर रहता है। स्टैब्लिश 1942 में हुआ था। एयर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, क्राइसिस के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। सेम स्लाइड आपकी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। प्रोवाइडेड मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये, है ना, ड्यूरिंग उत्तराखंड फ्लड ऑफ 2013। उत्तराखंड फ्लड जो आया, बादल फटने की जो घटना हुई थी, नेपाल अर्थक्वेक आया, ऑपरेशन नेम मैत्री, ऑपरेशन नेम क्या था, मैत्री था 2015 में, तो इसने हेल्प की। उत्तराखंड फ्लड में 2013 में हेल्प की। फिर इसके बाद आगे हम चलें तो इंडोनेशिया में सुनामी जब आई थी एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्रा मैत्री, समुद्रा मैत्री का नाम दिया गया समुद्रा मैत्री 2018 में। ठीक है, तो ऑपरेशंस के नाम भी आपको ध्यान रखने, नेपाल अर्थक्वेक है, ऑपरेशन का नेम है मैत्री, ये समुद्र मैत्री है, इंडोनेशिया सुनामी, और मेडिकल असिस्टेंस उत्तराखंड फ्लड में 2013 में। सारे पॉइंट एज वेल एज यहां पर हिंदी में भी अवेलेबल है। उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़, ऑपरेशन नाम मैत्री। इसके बाद नेपाल भूकंप, ऑपरेशन समुद्र मैत्री के हिस्से के रूप में इंडोनेशिया सुनामी के दौरान चिकित्सा सहायताएं इसने क्या की हैं, प्रदान की हैं। दिस अवार्ड इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है 23 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी अवार्ड एंड ऑनर से आ रही है, और यहाँ पर 2 पर्सन आ रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस पर यूपी डे जो मनाया जाता है, तो यूपी डे मनाए जाने पर भी यहाँ अवार्ड दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस पर नवीन तिवारी नाम है, नवीन तिवारी, आपको नाम ध्यान रखना है इनका। नवीन तिवारी कौन है ये भाई, उद्यमी है, कहां से बिलोंग करते हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर रितु करिधाल हैं, इसरो की वैज्ञानिक हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर रितु करिधाल। डॉक्टर रितु करिधाल इसरो की वैज्ञानिक हैं, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है यूपी डे नवीन तिवारी जी और डॉक्टर रितु करिधाल, है ना। कौन सा अवार्ड है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, है ना। नवीन तिवारी एंटरप्रेन्योर एंड डॉक्टर रितु करिधाल इसरो साइंटिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ऑन उत्तर प्रदेश डे in the state level function organized by occasion of Uttar Pradesh Day at Awadh Silpgram, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनर किया है इनको। यंग एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी, रेजिडेंट ऑफ कानपुर, who has made the state famous all over the world, and senior इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधाल विद द उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले दोनों पर्सन हैं। दोनों का नाम ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलें। दे वर गिवन 11 लाख ईच, 11 लाख ईच यानी 11 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है दोनों को अलग अलग, यानी प्रत्येक को 11 लाख मिले हैं। सर्टिफिकेट्स एंड बॉडी क्लोथ्स एंड मोमेंटोज। आल्सो इन दिस फंक्शन चीफ मिनिस्टर लॉन्च ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया इसी मौके पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट सेशन को लाइक करते चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कनेक्टिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड है डियर, आप सभी बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ऑल्सो इंप्लीमेंट अ स्कीम प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन भी इन्होंने लॉन्च किया है। कितने का? 2 लाख का। किस मौके पर? इसी यूपी डे के मौके पर 2 लाख का न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेटअप किया इन्होंने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये लोन देना शुरू किया है। इसको भी इंप्लीमेंट की है एक स्कीम जिसके थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। लोन कितना दिया जा सकता है? 2 लाख तक का लोन यहां पर क्या किया जाएगा? सैंक्शन किया जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स से। महाराष्ट्र के जिम्नास्ट हैं आर्यन दावंडे।
Maharashtra gymnast Aryan Davande wins boys artistic all-round gold at खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई। महाराष्ट्र के जिम्नास्ट आर्यन दावंडे ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों का आर्टिस्टिक ऑल राउंड गोल्ड जीता है। डायरेक्टली इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, आर्यन दावंडे। आर्यन दावंडे, डायरेक्टली इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बॉयज आर्टिस्टिक ऑल राउंड गोल्ड एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई। ठीक है, चल, तो इनका नाम ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के जिम्नास्ट हैं आर्यन दावंडे, चेन्नई में खेलो यूथ गेम्स। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, है ना, और इसको इन्होंने यहां पर क्या कर लिया है, इन्होंने गोल्ड मेडल क्या किया है, विन किया है। गोल्ड मेडल इन्होंने क्या किया है, विन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी आपकी जो है आपकी आ रही है स्पोर्ट्स से। लगातार दूसरी बार सूर्य कुमार यादव जी ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। भाई टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, सूर्य कुमार यादव। आप सभी जानते हैं आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और कॉन्टिन्यूअस दूसरी बार ये बने हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी selected India's star batsman Surya Kumar Yadav as the best cricketer of T20 International for the last year, that is 2023. तो डायरेक्टली ये पॉइंट ध्यान रखना है। अर्लियर ड्यूरिंग 2022 यानी 2022 में भी सूर्य कुमार यादव रिसीव दिस अवार्ड, तभी भी इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ही वाज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टाइटल ट्वाइस कॉन्सिक्यूटिवली। ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल विन करने वाले पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड विन किया है कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें। नेक्स्ट न्यूज भी हमारी क्रिकेट से ही आ रही है, स्पोर्ट्स से आ रही है। बीसीसीआई has honored Farooq Engineer and Ravi Sastry with the CK Naidu Trophy for Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award के रूप में CK नायडू Lifetime Achievement Award दिया गया है। किसको? CK नायडू ट्रॉफी से फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। द इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज बीसीसीआई अवार्ड सेरेमनी फॉर इंडियन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। इंडियन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऑन 23 जैन इन हैदराबाद। 23 जैन के दिन हैदराबाद में फाइनली अवार्ड सेरेमनी रही है। ठीक है, चलिए। ग्रेट फारूक इंजीनियर honored with the CK Naidu Trophy for Lifetime Achievement, while former coach जो है रवि शास्त्री also joined this special list, और इस लिस्ट में रवि शास्त्री भी हैं, इस लिस्ट में फारूक इंजीनियर भी हैं। यंग ओपनर शुभमन गिल को पॉली उमरीगढ़ अवार्ड दिया गया है। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली बन जाता है। तो यंग ओपनर है शुभमन गिल, आप सभी जानते हैं, इनको पॉली उमरीगढ़ अवार्ड से नवाजा गया है एज द ईयर्स बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं, इस वजह से इनको पॉली उमरीगढ़ अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। ठीक है डियर, चलिए, तो ये था हमारा आज का न्यूज का पार्ट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से इसे एंजॉय किया होगा। अब आपका फेवरेट पार्ट यानी रैपिड फायर राउंड शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखते हैं हमारा आज का रैपिड फायर राउंड कैसा होने वाला है, क्या क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं आज के रैपिड फायर राउंड को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ऑन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को अगर हम बात करें तो इसे एडॉप्ट कब किया गया। फटाफट आंसर करना आप शुरू करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना, टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट से आंसर करना शुरू करें। 20 से 25 सेकंड्स आपको मिलेंगे केवल इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो फटाफट आंसर करते चलेंगे, है ना, और बिल्कुल ये कमेंट बॉक्स बता देगा कि सबसे पहले आंसर किसने किया है ना। चलिए, ओनली ऑन 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं, इसी के साथ आपके ओनली ऑन 5 सेकेंड्स।
तो चलिए टिक टिक 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। चलिए, तो भाई आप सभी ने आंसर किए हैं, जो भी सबसे पहले आंसर किए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया, तो आप सभी को नहीं पता है तो पता कर लेंगे, 26 नवंबर 1949 में। भाई अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लास्ट टाइम यहां पर साइन किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सभी ने इस पर साइन किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। तो ये हमारा फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं सेकंड रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहा है इफेक्टिव ऑन। भाई इफेक्ट में कब से आया, तो चलिए इसका भी आंसर करना शुरू करें फटाफट। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। ओनली ऑन 25 सेकेंड्स, 20 से 25 सेकेंड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो चलिए टाइम हो रहा है, ओनली ऑन 5 सेकेंड्स बाकी हैं। टिक टिक 5 4 3 2 टिक टिक 1, टाइम अप। लॉक कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इफेक्ट में आया वो कब आया था भाई, 26 जैन 1950। तभी तो हम गणतंत्र दिवस 26 ऑफ जैन को ही मनाते हैं रिया। तो यहां पर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। बहुत ही सिंपल है, पता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा। एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इफेक्टिव ऑन 26 जैन 1950। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में चले तो दैट इज हम फेस्टिवल्स कर रहे थे, और फेस्टिवल के दौर में फेस्टिवल्स सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर अभी हाल ही में आपके साथ डिस्कस भी हुआ। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा में ये मनाया जाता है, फेस्टिवल होता है सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, मेला लगता है। और इसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है, इन्विटेशन दिया है कि सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति जी करेंगी जाकर। और ये फरवरी में होने वाला है। डेट भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी, बताइए डेट क्या थी, कब से शुरू होगा, 9 फेब से या 6 फेब से या 12 फेब से या 15 फेब से। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा में मनाया जाने वाला फेयर है। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड और त्रिपुरा दोनों राज्यों में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बुल फाइट्स वगैरह देखने को मिलती थी, अब थोड़ा सा कम हुआ है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर ली है इसको। हॉर्नबिल फेस्टिवल, भाई ईयर यहां पे नहीं ध्यान देना, ये ईयर ऐसे लिख गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है लुई नगाइनी फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी में होता है। मणिपुर में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इंफॉल हो जाएगी। अरे भाई ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब, होला मोहल्ला फेस्टिवल आपका पंजाब से आ जाएगा। ठीक है, पंजाब। ठीक है, तो ये दोनों आपके 6 फेस्टिवल हो गए जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, इससे पहले भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई ले लीजिएगा, है ना, क्यों स्क्रीनशॉट मैंने बोला नहीं, आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेरीज वगैरह हो रही है भाई तो नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम लोग लाइव मिलेंगे ना कब, 27 ऑफ जैन को, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ले लीजिएगा, स्पेशली आपकी आज की जो भी क्वेरी है या कोई ऐसा दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो नोट करते चलिएगा। हम लोग 27 ऑफ जैन को लाइव सेशन करेंगे तो हम उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलिए आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट चले, दो फेस्टिवल यहां पे थे, लोसार फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं आज हमारे एमसीक्यू क्या होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका, हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। भाई 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, सचिव पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चेयरमैन आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, चेयरमैन कौन है भाई, अब नहीं बताएंगे नहीं तो एक ऑप्शन हमारा बर्बाद हो जाएगा, है ना, आप सभी को पता है। चलो आंसर बताओ, 16वें वित्त आयोग के सचिव पूछे गए हैं, सेक्रेटरी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ओ सॉरी, आंसर दिखा तो नहीं, चलो नहीं दिखा है तो आंसर करो फटाफट, अगर दिख गया है तो फिर चीटिंग हो गई ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऋत्विक रंजन पांडे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऋत्विक रंजन पांडे, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए क्या समय सीमा दी गई है, 31 अक्टूबर 2024 या 1 अप्रैल 2025 या 31 अक्टूबर 2025 या 1 अप्रैल 2026। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दें भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, केंद्र ने किस अधिनियम के तहत तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया है, अंडर विच एक्ट हैज द सेंटर डिक्लेयर्ड तहरीके हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। केंद्र ने किस अधिनियम के तहत तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। इंडियन पैनल कोड आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उपा, या फिर एंटी टेररिज्म एक्ट एटीए। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उपा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दो और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है, एक तो तहरीके हुर्रियत हो गया, और कौन है बताओ भाई, और क्या नाम है, दो और हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। आपके साथ दिसंबर में ही डिस्कस हुआ था, है ना, दिसंबर में ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस हुआ था, ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ किसने घोषित किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर मनोज सिन्हा। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करते चलो भाई ईमानदारी के साथ फटाफट, है ना, मनोज सिन्हा जी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, अमित शाह हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अमित शाह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर किसने लॉन्च किया है। अब देखो भारत सरकार का कैलेंडर, आप बोलेंगे सर कैलेंडर भारत सरकार का, देखो बोला गया है जो भी पूरे ईयर आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं उनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, कितना अचीवमेंट हुआ है, गवर्नमेंट के क्या टारगेट थे, वो सारी चीजें यहां पर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर है, हु लॉन्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर 2024, वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर किसने लॉन्च किया। तो बताओ, नरेंद्र मोदी जी हैं, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं या निर्मला सीतारमन हैं। अगर आप लॉजिकली कनेक्ट करेंगे तब भी आप आंसर कर लेंगे। टाइम स्टार्ट है, आंसर करो भाई फटाफट, हमें इंतजार है आपके आंसर का और आपको इंतजार है हमारे आंसर दिखाने का, है ना, दोनों ही इंतजार रहते हैं भाई। आपको रहता है कि सर आंसर कितनी जल्दी दिखाएं, हमारा आंसर सही हुआ है या नहीं, और हमें इंतजार रहता है कि तुम आंसर दो और हम देखें कि तुम कितने लोग सही कर रहे हो कि नहीं, दोनों ही इंतजार हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर जी भैया,
ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी तो बताएंगे। इंफॉर्मेशन कोई भी होगी तो कौन देगा? अनुराग सिंह ठाकुर जी देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मुताबिक स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत ने क्या हासिल किया है भाई? स्टार्टअप के क्षेत्र में भाई कौन सा स्थान हासिल किया, ये पूछा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, व्हाट हैज इंडिया अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फोर्थ लार्जेस्ट है, या फिर फिफ्थ लार्जेस्ट है? तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चलिए आंसर की तरफ चलें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने हवाई अड्डे बढ़ गए हैं भाई? हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने हवाई अड्डे बढ़ाए? उड़े देश का आम नागरिक, सुना था ना। तो 50, 76, 100 या 125? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 76। नेक्स्ट इज इसरो PSLV C58 के पर एक्सपोसैट कब लॉन्च करने वाला है? भाई लॉन्च हो चुका है, लॉन्चिंग डेट बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, है ना, हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। इसरो, व्हेन इज इसरो शेड्यूल्ड टू लॉन्च एक्सपोसैट अब्रॉड PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? 31 जैन 24 है, 31 दिसंबर 2023 है, या 1 जैन 2024 है, या फिर 1 फेब 2024 है? एक्सपोसैट लॉन्च किया PSLV ने कब? तो चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आंसर आपको बताना होगा। राइट आंसर है 1 जैन 2024, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट फोकस्ड ऑन? भाई किस पे फोकस किया इसने? स्टडीइंग ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑब्जर्विंग सोलर फ्लेयर्स, स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशन, या फिर एटमॉस्फेरिक रिसर्च? बताएं आंसर, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे इमिशन, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच पेलोड्स डज एक्सपोसैट कैरी फॉर इट्स रिसर्च? एक्सपोसैट अपने अनुसंधान के लिए कौन से पेलोड ले जाता है? रडार एंड लिडार, पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट, जीपीएस एंड इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, या इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट? फटाफट आंसर करेंगे भाई, कौन से पेलोड ले गया है, फटाफट बताओगे। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट। पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट ये दो पेलोड लेके गया है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं भाई पीडीएफ कैसे मिलती है सेशन की, फटाफट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए डियर आपको यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है टाइटल के पास, यहां पर मोर करेंगे आप, एंड अगेन मोर करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। यहां पर डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक ये जब हमारी टेक्निकल टीम जब ऐड कर देगी तब आपको लिंक दिखेगा। अगर लिंक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे टेक्निकल टीम के ऐड करने का। जब ये लिंक ऐड हो जाएगा, जैसे हो सकता है ना आपको ये लिंक दिखे ही ना, यहाँ आप कहेंगे सर ने बताया था लिंक, यहाँ तो लिंक ही नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो, टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी यहाँ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही इस लिंक पे टच करोगे वैसे ही न्यू पेज ओपन होगा। ये न्यू पेज ओपन होगा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर डेट दिखेगी भाई, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए वही डेट दिखेगी। स्क्रॉल करोगे तो करंट अफेयर का टाइटल मिल जाएगा, जहां टाइटल मिलेगा प्रीवियस पीडीएफ के ऊपर जस्ट आपको मिल जाएगा। इसी को आप टच करोगे, पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा पीडीएफ लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, मेरे नाम से ही है, आयुष अग्निहोत्री, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आप इसका एड्रेस यहां पर रेज कर सकते हो। एड्रेस जो है वो है @EM थिंक टैंक विदाउट एनी स्पेस, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, EM थिंक टैंक, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। आप डालेंगे तो फाइनली आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर मतलब पीडीएफ अपलोड हो जाती है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप इसको टच करोगे, और पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सेकंड वेट कर लेंगे, पीडीएफ आपका जो भी एंड्रॉइड का ऐप होगा आपके में, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट हम चलें डियर, तो नेक्स्ट हम चलेंगे अब विनर की तरफ। विनर अनाउंसमेंट, कल का जो किस क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है गुजरात, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय राज्य में विधानसभा की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA नेव्या डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर क्या है गुजरात, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट। तो चलिए चलते हैं विनर अनाउंसमेंट की तरफ। विनर तो आप सभी हो, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। आज हमारे जो आज के सेशन के फर्स्ट विनर हैं वो कौन है, वो नाम निकल कर आ रहा है प्रतीक गुप्ता, सुरभि प्रिंसी मिश्रा और राहुल कुमार आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम आ रहा है विकास कुमार का, अंतिमा का, अनामिका का और विकास कौशल का। ये हमारे आज के सेकंड विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज थर्ड विनर की तरफ चले तो सुभी सिंह, अमृता, तहमीन खान और अभी मिश्रा, ये हमारे आज के थर्ड विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स यार, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में नाम आ रहा है हर्ष शर्मा का, सुरभि सिन्हा का और सरिता मौर्य का। ये हमारे आज के वॉलंटियर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो भी क्विज क्वेश्चन आ रहा है, जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं उनको बता दूं, सेशन एंड अप होने के बाद आपको मेन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। दैट इज, ये रहा क्विज क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए, फटाफट से मेन कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हेमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो डियर ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल फिर मॉर्निंग 7 AM। कनेक्ट होना ना भूलें, अपने दोस्तों फ्रेंड को भी कनेक्ट करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। एक बार अगेन रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.